नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। दर्शकों, आज हमारे साथ फिर से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश भगत जी हैं और इनका कुछ ज्ञापन कार्यक्रम था जसपुर में, जिसको देने के बाद अभी एक कुनकुरी में हैं और इनका जो ज्ञापन की प्रक्रिया थी, जो ज्ञापन इन्होंने दिया, किन किन विषयों को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं, ये जानने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। क्योंकि आज मुझे उस जगह पे जाना था जहाँ पे ज्ञापन सौंपे, मैं किसी कारणवश कवरेज करने के लिए वहाँ नहीं जा पाया और यहाँ इनसे जान के आपको जानकारी साझा कर रहा हूँ कि आखिर ज्ञापन किस विषय पे था। स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर सर। दिनेश, धन्यवाद सर, धन्यवाद। काफ़ी दिन बाद में आप सभी, जो भारत मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, चाहे जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के हो, जो भी हो, बामसेफ के जो भी आउटसोर्स विंग है, वे काफ़ी दिन के बाद इतनी सक्रियता के साथ डायरेक्ट जा कर के ज्ञापन सौंपे हैं। तो आखिर विषय क्या था? और ज्ञापन तभी सौंपी जाती है जब अपने अधिकारों पे कुछ बात आ रही हो या फिर अपने अधिकारों में हनन किया जा रहा हो, अपनी बातें नहीं, उल्लंघन हो रही है, तब जा कर के। आखिर क्या विषय था, हमारे दर्शकों को एक बार पूरी डिटेल से आप समझाने का प्रयास कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जय मूल्यवासी साथियों, जैसा कि आज की जो जानकारी है ज्ञापन का देने का, तो साथियों हमारा एक कार्यक्रम था बामसेफ का और वो होना था, राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा कटक में होना था, उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में। और ये 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक था, उस कार्यक्रम को वहाँ की सरकार के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया। और हमारा जो जब भी कार्यक्रम होता है, 41वां अधिवेशन हमने संपूर्णतः से अच्छा से कर चुका। जब से बामसेफ बना है, बामसेफ बनने के बाद में हमने लगातार हर साल अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया। ये 42वां अधिवेशन हमारा होना था, जो कटक में हो रहा था। और आज तक कौन सा दिनांक को हो रहा था ये दिनांक हमारा 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिन का होना था। 2 दिन बामसेफ का और 3 दिन भारत मुक्ति मोर्चा का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था। साथियों, इस कार्यक्रम को वहाँ के शासन के द्वारा एन वक्त पर 23 तारीख को 24 तारीख को हमारे ऊपर में एक अचानक से उसको कैंसिल कर दिया गया। हमने जो परमिशन लेकर रखा था वहाँ की सरकार से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, वो सारे अनुमति होने के बाद हमारा पंडाल, टेंट, सारा चीज़ वहाँ पे तैयारी हो रही थी। वहाँ की सारी ग्राउंड की साफ़ सफाई, वहाँ पे लोगों का आने का पंडाल, वहाँ पे रुकने का पंडाल, सारा चीज़ बन रहा है। उस बनने के बीच में 2 दिन पहले हमारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। और ये जो आर्टिकल 19 है, जिसमें हमको सभा करने का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक बताने का अधिकार है, इस आर्टिकल 19 का हनन कहा जाए तो वो हनन हुआ है वहाँ के शासन के द्वारा। जो ऑर्गेनाइजर थे उस कार्यक्रम के, वे जो परमिशन की विधिवत जो कार्यवाही होती थी उसे नहीं कराए थे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे जितने ऑर्गेनाइजर हैं, आज तक जो मैंने बताया आपको, 41 साल हमने बहुत अच्छे से मनाया। 41वां अधिवेशन हमारा सफलतापूर्वक रहा। और जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ की जितने भी ज़रूरत होती है वहाँ से प्रमाणित करने का या फिर NOC लेने का, अनुमति लेने का, वो सारा चीज़ हमने लेके रखा था। अनुमति होने के बाद उस ग्राउंड पे हमारा काम हो रहा था। आखिर क्या रीज़न बना आप लोगों का खारिज करने का, परमिशन रद्द करने का? चूँकि आप बोल रहे हैं कि 41वां राज्य अधिवेशन आज तक आपने सफलतापूर्वक संपन्न कराया था, लेकिन ये 42वां जो है अधिवेशन है ना? हाँ, 42वां अधिवेशन था। और जैसे ये जो ऐन मौके पर जैसे बोल रहे हैं कि 26, 27, 28 को था, जो 24, 25 को ही रद्द कर दी गई वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। आपको क्या लगता है? अच्छा, रद्द कराई भी गई होगी तो कुछ रीजन तो बताए होंगे ना? हाँ, एक उन्होंने आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसको रद्द करने या कैंसिल करने के पीछे उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से कोई दंगा फसाद हो सकता है, पूर्व में ऐसा वहाँ पर कुछ घटना हुई है। और इन्होंने इसमें मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा बनाया कि ये मुस्लिमों का कार्यक्रम है ऐसा करके। उस बीच में हमारे जो माननीय वामन मेश्राम जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को समझाया। बामसेफ का उन्होंने डिक्लेयर करके उन्होंने समझाया कि बामसेफ बैकवर्ड लोगों का संगठन है, जिसमें ST, SC और OBC आते हैं, और M फॉर माइनॉरिटी होता है, जो ST, SC, OBC से धर्म परिवर्तित करके जो अपने दूसरे धर्म मानते हैं, स्वीकार कर लिए हैं, उन माइनॉरिटीज़ के साथ में हमारा ये संगठन है लोगों को जागरूक करने का, ST, SC, OBC को।
तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। तो वहाँ की शासन का कहना था कि इस जगह पर अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ पे विवाद हो सकता है, दंगा हो सकती है, आपसी दंगा फसाद की होने की संभावना है। ऐसा कह कर के वहाँ का शासन, वहाँ के प्रशासन और वहाँ का क्या करना चाहिए, पूरे जो शासित राज्य हैं यानी कि पार्टियां, वहाँ की जो बीजेपी की पार्टी हैं, वो सब मिलकर के हमारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। एक बात क्लियर करिए आप, परमिशन लेने का एक प्रक्रिया होता है, कुछ दिन के बाद में परमिशन उधर से दिया जाता है। तो आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उन्होंने जो है आपको डिनाई किया या फिर परमिशन दे के परमिशन को रद्द किया? एक क्लियर। जी, हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को कि हमारा जो भी कार्यक्रम होता है संवैधानिक दायरे में होता है और संवैधानिक दायरे के बगैर हम बाहर जाके काम नहीं करते हैं। तो हमारे संगठन की ओर से जितने भी जो आवश्यक दस्तावेज या आवश्यक कागजात या आवश्यक अनुमति की जो होती है वो लगभग 17 प्रकार की सारा अनुमति उन्होंने लेकर रखा और सारा अनुमति मिलने के बाद उस कार्यक्रम को पब्लिक में वो किया गया, क्या कहना चाहिए कि डिक्लेयर किया गया कि हमारा कार्यक्रम 42वां अधिवेशन कटक में होगा, कटक में हो रहा है और उसकी तैयारी करना हम शुरू कर दिए थे। तो सारा चीज़ होने के बाद सरकार ने ऐन वक्त पर 2 दिवस पहले 26 तारीख से 2 दिन पहले हमको ऐसा कहा कि आपका ये कार्यक्रम की जो अनुमति थी उसको कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। इसी तरीके का जो न्यूज़ आई थी एक बार, हरियाणा से भी आई थी, जो नवीन जय हिंद नाम के जो वहाँ के शख्स हैं, उन्होंने आपके कार्यक्रम को रद्द कराया था। एक बार कानपुर में भी एक घटना घटी थी। उसके बाद फिर आप लोगों ने आरएसएस के दफ्तर को जब घेराव करने के लिए गए तो उस समय भी आप लोगों के ऊपर इस तरीके से बात आई थी। तो क्या वामसेप या भारत मुक्ति मोर्चा या उसके से जुड़े जो भी आउटसोर्स विंग के जो संगठन है, वे जो सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं या लोगों के बीच लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे आपसी भाईचारा ख़त्म हो, जिसके कारण प्रशासन को ये लगता है कि ये लोग जो है का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? कुछ ऐसा है या फिर प्रशासन एक तरफा कर रही है? क्या लगता है? क्योंकि ये कटक की मामला नहीं है, पूरे देशव्यापी मामला है, क्योंकि केवल कटक में आप लोगों का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, मैंने जब देखा है तो अन्य जगहों भी हुआ है। तो फिर आखिर मामला क्या है, मसला क्या है? जी, आपके सवाल से मैं सहमत हूँ। लोग इस तरह से बात करते हैं कि वामसेप जो है आपसी सौहार्दता को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है, इसलिए ऐसा किया गया होगा, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वामसेप जो है 42वां अधिवेशन मनाने का तैयारी था और इसके पहले वामसेप के द्वारा 41वां अधिवेशन जो सफलतापूर्वक हुआ, इनके बीच में हमने 4-5 अधिवेशन हमने अटेंड किया और मैंने ये देखा कि जो चीज़ इतिहास में छुपाया गया है उस सच्चाई को वामसेप के लोग बताते हैं और इस सच्चाई को बताने से शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, जैसे आपने हमारा मुद्दा पहले भी रखा है, ईवीएम का मुद्दा हो या और भी अन्य जो इतिहासिक घोटाले का मुद्दा हो, इस बात को जब हमारे संगठन के लोग रखते हैं तो शासन प्रशासन या फिर सत्ता में बैठे हुए शासक वर्ग जो है, इनको ऐसा लगता है कि इनके कार्यक्रम के द्वारा जागृति ज़्यादा हो रही है। जागृति एसटी में, एससी में, ओबीसी में और माइनॉरिटीज़ में जो जागृति हो रही है और इनके जागृति होने से ये लोग आपस में एक शक्ति के रूप से उभर रहे हैं। आज वामसेप जो एक है बड़ी शक्ति के रूप से पूरे भारत में उभर रहा है और इस बात को ये लोग दबाना चाहते हैं और इस बात को या इस संगठन को और भी अन्य संगठन को, वामसेप जैसे और जो दूसरे जो संगठन को, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने वामसेप को रोक दिया है तो बाकी संगठन को भी हम रोकेंगे। और ये अधिकार जो हमने कहा आपको शुरू में, ये 5वीं अनुसूची की बात तो आदिवासी क्षेत्रों में होता है, उनका अधिकार को नहीं दे रहा है आज तक। लेकिन हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में जो बोलने की अधिकार है और सभा करने की स्वतंत्रता है, अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो उस सभा और संगठन और बोलने की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। तो हमारे वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा एवं इनके अन्य जो ऑफसेट और विंग हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इन सभी संगठनों के द्वारा भारत के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जागरूकता किस बात का है? क्योंकि हमारे पास जो इतिहास है, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है।
इतिहास का घोटाला अगर बताएं तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, कई लोग को आपको हमारे बामसेप का वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, वामन मेश्राम का नाम डाल करके। तो इतिहास में जो घोटाला हुआ है उस सच्चाई को बामसेप बताने का काम लगातार पिछले 48-47 साल से कर रहा है। इसी वजह से लोगों को जो शासक वर्ग में बैठे हुए लोग हैं उनको विशेषकर तकलीफ हो जाती है कि ये हमारी पोल खोलते जा रहा है। इसलिए इस संगठन को शासन प्रशासन मिल करके, शासक सत्ता में जो बैठे हुए लोग मिल करके बामसेप का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और इसके कार्यक्रम को रोकने का भरपूर कार्यक्रम कर रहे हैं। जिसके प्रतिक्रिया में 22 फरवरी को आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, वहाँ पर हमारे पूरे भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी ऑफिसर विंग हैं सभी संगठनों को, इसके अलावा और भी जो संगठन हैं जो स्थानीय क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, उन सारे संगठनों को हम इकट्ठा करके आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर, उसका घेराव करने के लिए हम लोग 4 चरणों में माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा हमको ये मिला हुआ है क्या चरणबद्ध आंदोलन करने का प्लान बना या योजना बना है। उसमें पहला चरण आज था ज्ञापन देने का। हर जिले में 567 जिले जो बामसेप के जहाँ पर कार्यकर्ता हैं 567 जिलों में आज ज्ञापन दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम पर, ताकि हम इस बात को संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है इसका उल्लंघन हमारे साथ केवल नहीं पूरे अन्य लोगों के साथ भी हो रहा है जो भारत में अन्य संगठन बना के रखे हैं, छोटे छोटे संगठन है या बड़े संगठन है, हर जगह ऐसा हनन हो रहा है। इसके विरोध में ये कार्यक्रम हम आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम किए हैं। ये जो कार्यक्रम है ये आपने आज ज्ञापन दिया है, उसके बाद आगे चल करके कब कब क्या क्या कार्यक्रम चलने में यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये हमारा राष्ट्रव्यापी विशाल ऐसा रैली है। इसमें पहला चरण है 7 जनवरी आज 2026 को 725 जिलों में ज्ञापन देना था। दूसरा चरण है 15 जनवरी 2026 को, ये भी 725 जिलों के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करना है हमको। और उसके बाद में 22 जनवरी को 2026 के 22 जनवरी को 725 ज़िले जो पूरे भारत भर के, वहाँ पर हमको रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये तीसरा चरण हमारा है। और चौथा चरण जो यहाँ पर लिखा हुआ है 22 फरवरी 2026 संविधान पर हमला करने के विरोध में देश भर के लाखों लोगों के द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पर राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली का आयोजन का कार्यक्रम किया गया। तो साथियों, इस तरह से हम इस बात को आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो कार्यक्रम है चरणबद्ध आंदोलन। एक बात बताइए, आपका कार्यक्रम हरियाणा में भी था, आपका कार्यक्रम नागपुर में भी था, आपका कार्यक्रम कई जगह पे था, ठीक है, मानते हैं। शासन ने रद्द कराया, आपने ये आरोप लगा रहे हैं कि शासन ने रद्द किया, शासन ने ये किया, तो ठीक है, शासन ने रद्द किया तो शासन के विरुद्ध में आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उसका जो है बोलना चाहिए तो विश्व के सबसे बड़ी संगठन के नाम से जाना जाता है आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव करने से आप लोगों का क्या हो जाएगा। ये आपका कार्यक्रम को शासन ने रोका है ना, कई जगह पे रोका, एक जगह पे कटक में नहीं कई जगह पे रोका। तो आप शासन के विरुद्ध में प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप इस आंदोलन, ये जो राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली के में देख हम रहे हैं कि 22 फरवरी को आप आरएसएस के हेडक्वार्टर जो विश्व का सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संगठन है, उसका हेडक्वार्टर को आप घेराव करने जा रहे हैं। इस दोनों का क्या लिंकअप है एक दूसरे से, ये हमारे दर्शकों को एक बार क्लियर कीजिए। चूँकि पहले बार 6 अक्टूबर को, शायद 6 अक्टूबर ना, 6 अक्टूबर 22 को आप लोगों ने हाँ पहले कर चुके हैं हम लोग। तो इस बार भी आप कुछ भी वैसे होता है तो केवल आरएसएस के हेडक्वार्टर को ही टारगेट आप करते हैं, इसका क्या रीज़न है? जी, आपका सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि आरएसएस जो आज भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और आरएसएस के द्वारा बनाया हुआ जो संगठन है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में भी उसकी सत्ता है सेंट्रल की, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हमारे उड़ीसा में भी है। किसी भी शासन प्रशासन के ऊपर में सत्ता का प्रभाव रहता है, शासन का प्रभाव रहता है उसके ऊपर में जो शासक वर्ग है। ऐसा तो आपको लगता है ना? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा व्यवहार में भी दिखता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज के हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि मैं ओबीसी समाज का हूं, मैं पिछड़े जाति से आता हूं, और ऐसा कहने पर पिछड़े समाज के लोगों उन्हें अपना मान करके उनको वोट दिया और उनको जिताया। लेकिन पिछड़े समाज का होने के बावजूद जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मांग की गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही ये बात को रोका गया कि इनकी जनगणना नहीं होना चाहिए, आज तक नहीं किया जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं
कि ओबीसी का प्रधानमंत्री होकर के ओबीसी की जातीय जनगणना आज तक क्यों नहीं करा रहा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शासन सत्ता में जो प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर में शासक वर्ग का कितना दबाव रहता है। अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो ओबीसी पूरे भारत में लगभग 52% उस समय थे आज़ादी के पहले, तो आज लगभग 65% लगभग होंगे, क्योंकि पिछले बार नीतीश सरकार के द्वारा ऐसा सर्वे किया गया था, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की गई थी और वहाँ पर बिहार में ऐसा 65% का आबादी निकल के आया था। तो मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा मैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी समाज के हैं तो इनको अपने जाति बिरादरी का या फिर अपने लोगों का गिनती कराना चाहिए, ताकि उसको संविधान में पर्याप्त हक और पर्याप्त उनको सुविधा मिल सके, उनके लिए बजट अलॉटमेंट हो सके। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शासन सत्ता शासक वर्ग जो भी रहता है उसके पीछे वहाँ प्रशासन में उनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है या दबाव रहता है। और इसलिए मैं इस बात को आरएसएस का मुख्यालय का जो घेराव की आप बात बता रहे हैं, तो बीजेपी को बनाने वाला जो संगठन है वो है आरएसएस, और आरएसएस के द्वारा ही, क्योंकि आरएसएस जो है पूरा आज ब्राह्मणों की जो पार्टी है, आरएसएस जो है पूरा ब्राह्मणों का वर्चस्व है, और उस आरएसएस के जो सरसंघचालक के द्वारा ऐसा कई बार बयान आते हैं, कि वामसेप को रोका जाए। वामसेप के लोग पूरे भारत में गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, अपना अवेयरनेस कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो वामसेप के कार्यक्रमों को रोकना चाहिए, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट यूट्यूब में घूम रहा था, मैंने उसको देखा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आरएसएस ही है जो हमारे लोगों को आगे बढ़ने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं वो रोकने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग 22 फरवरी को आरएसएस का मुख्यालय को घेराव करने का काम कर रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, पिछले बार जैसा कि आपने उद्धृत किया था 6 अक्टूबर वाली घटना, 6 अक्टूबर को हुआ था, तो बनारस में हमारे कार्यक्रम होना था जिसको वहाँ के शासन ने रोका, और वहाँ के शासन ने रोका, और वहाँ के ब्राह्मण समाज वर्ग के द्वारा आवेदन देने के बाद तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस बात को कहा कि बीजेपी तो चलो उनकी पार्टी है, इसका जो बड़ा है जिसको बनाने वाला है वो है आरएसएस, तो हम आरएसएस का घेराव करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और 6 अक्टूबर को उन्होंने कॉल किया कि आरएसएस मुख्यालय का घेराव करना है, और पूरे भारत भर से लगभग 3.5 लाख से ऊपर की संख्या में लोग आए और वहाँ पहुँचे। बहुत लोगों को पहुँचने तक नहीं दिया गया, बाहर ही रोक दिया गया बहुत लोगों के साथ में। तो बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग उस समय पहुँचे थे। अब की बार भी बड़ी संख्या में 5 लाख का उन्होंने आह्वान किया है, और इससे बढ़कर संख्या पूरे भारत भर से आएगा। और आरएसएस का जो मुख्यालय है, आरएसएस के जो चीफ है वहाँ पर मोहन भागवत जी, उनका घेराव करके हम इस बात का संदेश देना चाहेंगे कि भारत के अंदर में संविधान का हनन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान सबके लिए है। संविधान के विरोध में अगर कोई काम करता है तो उसका विरोध जन आंदोलन जनता के द्वारा किया जाएगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी 22 फरवरी को अपना नागपुर का जो घेराव करने जा रहे हैं, और इसमें मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हों और अपने हक और अपने अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। हमारे संगठन का आह्वान है कि आप जितने भी जो हमारे बातों को सुन रहे हैं, अपने अधिकार के लिए जो आज हमारे आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची का नहीं मिल रहा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, आज सभा संगठन कोई कर रहा है, तो माइनॉरिटी का बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है आज। और हमारे क्षेत्र में जितने भी और भी लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके साथ भी कई प्रकार की प्रताड़ना हो रही है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करूंगा कि 22 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरएसएस का मुख्यालय का घेराव करने के लिए नागपुर पहुँचें। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं कर रहा हूँ। दर्शकों, ये था आज के पूरे विज्ञापन का विषय, और इसी विषय को लेकर के आपके पूरे संगठन ने जो है कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं, और आगे की जो भी इनके आंदोलन है उसके विषय पे जानकारी दें। हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र में, देश में घटित होने वाले सभी घटनाओं की जानकारी आपको यथासंभव दी जाए, और इसी के पहल से हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको हर एक खबर से हम आपको वाकिफ़ कराएं। इसी उद्देश्य के साथ हर एक खबर को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। और अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, संघर्ष जसपुर का काम अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।